हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2024 का पेपर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हमारे पास 3 क्वेश्चन थे, 1 एंड मोर देन 1 करेक्ट टाइप के। बहुत ही सिंपल सा पेपर आया हुआ था इस बार, लेकिन कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सबसे पहले जो भी स्क्रीन पर क्वेश्चन आए उसको खुद से अटैम्प्ट करो, खुद का दिमाग लगाओ, तोड़ फोड़ मचाओ, एंड देन उसके बाद सोल्यूशन देखो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि तुम्हारे पास कुछ और सोल्यूशन आएगा, तुम्हारा लाइन ऑफ थिंकिंग कुछ और आगे होगा हो सकता है, मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग कुछ और होगा हो सकता है। तो इससे क्या होगा, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से। एंड एक लिमिट गिवन है, बोला है अल्फ़ा एंड बीटा की सारी वैल्यू बताइए जिसके लिए लिमिट का वैल्यू 0 हो जाए। अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू दी हुई है। ओके अब इस लिमिट को देखोगे थोड़ा सा तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारी चीज़ें मल्टीप्लाइड है ना। जब बहुत सारी चीज़ें मल्टीप्लाइड है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, उल्टा आसान होता है। लिमिट है एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, एंड सबसे पहले ही तुम्हें मिल जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। तो हमें ये मालूम है यार, जब एक्स इन्फिनिटी को जाएगा तो एक्स स्क्वायर भी इन्फिनिटी को जाएगा। एक्स स्क्वायर जब इन्फिनिटी को जाएगा तो साइन इन्फिनिटी -1 से 1 के बीच में कोई नंबर आने वाला है। अच्छा, इसका मतलब ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है ही नहीं, ये तो ऑसिलेटरी फंक्शन टाइप का हो गया। ठीक है, देन लॉग में है कुछ साइन 1/x² है। ये 1/x² देख के अच्छा लग रहा है। साइन के अंदर जो इनपुट जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, 0 को जा रहा है। तो अगर सेम इनपुट अपने पास नीचे होता एंड सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे क्या हो जाएगा, ये वाला लिमिट तो खैर 1 को चला जाएगा, तो इसको हटा देंगे हम। ओके एंड एक और चीज़ नीचे देखेंगे, x की पावर अल्फ़ा बीटा है, इसके बारे में सोचेंगे बाद में। लॉग में 1 + x है। लॉग में जब 1 + x है, x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1 + x भी इन्फिनिटी को ही जाएगा। अच्छा, इन्फिनिटी में एक नंबर 1 ऐड कर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो log 1 + x को क्या मैं log x लिख दूँ? हाँ सर, लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, ये बन गया ln x। log x बेस ई को मैं ln x लिख रहा हूँ। ln x टू दी पावर अल्फ़ा है ऊपर, ये साइन x² से हमें फ़र्क पड़ता नहीं है, फिर भी इसको लिख लेते हैं। ये तो चला गया 1 को। नीचे क्या क्या आया देखो, x की पावर ऑलरेडी अल्फ़ा बीटा और एक x² एक्स्ट्रा आया, तो x की पावर कितना बन गया, अल्फ़ा बीटा + 2। नीचे इसको भी हमने बोला ln x ही लिख दो, तो ये बन जाएगा ln x टू दी पावर बीटा, और ये लिमिट आने वाला है x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ओके, तो ये क्वेश्चन अभी रिड्यूस हो गया है हमारे पास। ये रिड्यूस होकर क्या बन गया, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी ln पे x पे पावर है अल्फ़ा माइनस बीटा, नीचे पावर है x की पावर अल्फ़ा बीटा + 2। अभी ध्यान से देखना, अगर ये वाला लिमिट 0 को चला जाता है तो आंसर ऑटोमेटिकली 0 को चला जाएगा, राइट है। साइन x² कहीं भी जाए -1 से 1 ही जाएगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें ये वाले लिमिट को 0 को भेजना है। ओके, ये वाला लिमिट 0 को कब जाएगा, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा होता है कि जब x की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करती है तो x टू दी पावर n बहुत 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 बड़ा हो जाता है ln x की पावर n से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 0/समथिंग इन्फिनिटी तो है अभी, लेकिन ये 0 को चला जाएगा अगर अल्फ़ा बीटा + 2 नीचे x ही रहे, मतलब नीचे x होना चाहिए। अच्छा, अल्फ़ा माइनस बीटा के बारे में कुछ क्लेम नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं। तुम ऐसे सोचो, समथिंग अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा अगर नेगेटिव होगा तो ln x की पावर बीटा माइनस अल्फ़ा नीचे आ जाएगा, एंड x की पावर अल्फ़ा बीटा + 2 मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव है, तो x तो हमेशा नीचे ही रहेगा। यस सर, अगर इस टाइप का सीन हुआ तो ये भी इन्फिनिटी को जा रहा होगा, ये भी इन्फिनिटी को जा रहा होगा, टोटल ओवरऑल 0 को चला जाएगा ऑटोमेटिकली। यस सर, इसका मतलब मैंने क्या बोला कि बीटा माइनस अल्फ़ा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्फ़ा माइनस बीटा मतलब ln x का टर्म न्यूमरेटर में रहे या ln x का टर्म डेनोमिनेटर में रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेनोमिनेटर में रहेगा तो उल्टा हमारे लिए फ़ायदा है, न्यूमरेटर में नहीं हो। न्यूमरेटर में भी रह सकता है ln x वाला टर्म, लेकिन x वाले टर्म के हिसाब से सोचो, x वाला टर्म अगर ऊपर चला जाता है
अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अगर नेगेटिव हो जाता है तो एक्स वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल नीचे अगर एक्स की पावर -5 आ गया तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाके एक्स की पावर 5 बन जाएगा। अगर ऊपर एक्स का टर्म है एंड ऊपर ln x वाला भी टर्म है तो ये तो भाई कभी जीरो को नहीं जाएगा, ये तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी बन जाएगा विच विल टेंस टू इन्फिनिटी। अच्छा, अगर ये वाला चीज़ नेगेटिव होता तो x का पावर वाला चीज़ ऊपर चला जाता एंड ln x वाला चीज़ नीचे चला जाता, इस टाइप से। ये तो भैया कभी जीरो को नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है ना x टू द पावर n इज मच मच ग्रेटर देन ln x टू द पावर समथिंग। यस, इसका मतलब सीधा सा कंक्लूजन ये है कि अल्फ़ा बीटा प्लस टू शुड बी पॉजिटिव। अल्फ़ा बीटा प्लस 2 ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो ये लिमिट पक्का जीरो को जाने वाला है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें समझ में आई। अच्छा, और कोई बच्चा अगर ये पूछ सकता है कि सर ये आपने कैसे क्लेम कर दिया? बहुत ईजिली ग्राफ से x टू दी पावर n या y इज इक्वल टू एक्स को ही देख लो ना, बस y इज इक्वल टू एक्स का लाइन ये है और ln x का ग्राफ ये है। तो जब इन्फिनिटी को जाएंगे हम तो ln x और झुकता जाता है और y टू दी पावर x y इज इक्वल टू एक्स इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो भाई ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा होगा ln x से। ओके, तो ये तरीका था सोचने का। अगर तुम्हें ये वाला चीज़ मालूम होता तो तुम बहुत ही आसानी से कर सकते थे, अगर मालूम नहीं था तो याद कर लो। अल्फ़ा बीटा प्लस 2 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये लिमिट जीरो हो जाएगा। अच्छा, कोई बच्चा अगर ये नहीं मालूम होता तो कैसे करता? कोई बात नहीं, उसके लिए यार उन्होंने ऑप्शन ऑलरेडी बना के दिए हुए थे। तुम क्या करते? अल्फ़ा की वैल्यू एक एक करके, एक बार -1 डालते, बीटा की वैल्यू 3, एक बार -1 1, ऐसे करके वैल्यू डालते, 4 अलग अलग लिमिट आता, सारे लिमिट को एल हॉस्पिटल से सॉल्व कर लेते LH रूल लगा के। ठीक है, ओके। अभी के लिए फ़िलहाल तो हमने ऐसे किया, तो अल्फ़ा बीटा प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो आया। अब देख लो भाई कौन कौन से ऑप्शन में अल्फ़ा बीटा प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो, वो सारे ऑप्शन राइट है। अल्फ़ा बीटा को लिखेंगे तो ये -3 आएगा, -3 प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा तो ए ऑप्शन कट गया। -1 होगा अल्फ़ा बीटा प्लस 2 पॉजिटिव आएगा तो बी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन भी राइट हो गया। डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि अल्फ़ा बीटा प्लस 2 उस टाइम पे जीरो हो जाएगा। अगर अल्फ़ा बीटा प्लस 2 जीरो हो गया तो ऊपर ln x की पावर समथिंग बन जाएगा विच इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज़ 3, तो ये तो भैया इन्फिनिटी को चला जाएगा। सो आंसर इज बी कॉमा सी। बहुत ही अच्छा सा एंड बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा हट के आया था क्वेश्चन एंड हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के गया है। अगला सवाल वेक्टर्स एंड 3D का। देखो यार, वेक्टर एंड 3D बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के लिए एंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। कभी कताल थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डुएबल होते हैं। ठीक है, एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है इस चैप्टर से। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया गया पॉइंट P से एंड इस लाइन के पैरेलल। क्या मैं उस लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूँ? हाँ, बहुत ही आसानी से। पॉइंट ये है, डायरेक्शन वेक्टर लाइन का क्या होगा? डायरेक्शन वेक्टर होगा, ये जो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है वही उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर होगा। इसका मतलब उस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा? x-1/1 y-3, पॉइंट में ये डाल रहा हूँ, डायरेक्शन वेक्टर ये डाल रहा हूँ, y-3/2 इज इक्वल टू z-2/1। ये होने वाला है उस लाइन का इक्वेशन जो P से पास कर रहा होगा। ओके, अभी क्या बोला? ये लाइन इंटरसेक्ट करता है प्लेन L1 को एट पॉइंट Q। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन कैसे निकालते हैं? हम इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट ले लेंगे लैम्डा। तो पॉइंट क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू आ जाएगा λ+1, y की वैल्यू आ जाएगी 2λ+3 एंड z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? λ+2। अभी इसका प्लेन में पुट कर देंगे, तो प्लेन में पुट करेंगे तो लैम्डा आएगा x - y+3z इज इक्वल टू 6। प्लेन में डालो, x की वैल्यू λ+1, y की वैल्यू -2λ-3 प्लस 3 टाइम्स z, तो 3λ+6 इज इक्वल टू आ गया 6। 6 से 6 कट गया, 3λ + λ 4λ - 2λ और ये आ गया -3 + 1 -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। लैम्डा की वैल्यू जैसे ही 1 आई, क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया। क्यू कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 2, 5, 3। क्यू आ गया अपना 2, 5, 3। अब इन्होंने फिर से क्या बोला? अनदर स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू Q। अच्छा, Q पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू L1। L1 के परपेंडिकुलर है। L1 क्या है? अपना प्लेन है। अच्छा, कोई लाइन जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, दिस मीन्स उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर विल बी नॉर्मल वेक्टर ऑफ L1
नॉर्मल वेक्टर ऑफ L1 इज़ 1 कॉमा -1 कॉमा 3, राइट। इसका मतलब अब वो जो Q से पास होने वाली लाइन है उसका भी इक्वेशन तुरंत लिख सकते हैं। यस, क्या x-2/1, पॉइंट ये ले रहा हूँ, डायरेक्शन ये ले रहा हूँ, ठीक है। x-2/1, y-5/-1 इज इक्वल टू z-3/3। ये पॉइंट, ये लाइन आएगा। अब ये लाइन इंटरसेक्ट करता है L2 को एट पॉइंट R, तो इस पर भी एक जनरल पॉइंट लिख लेते हैं, लैम्डा नहीं, अब के टर्म में लिख लेते हैं, न्यू के टर्म में। तो μ+2 -μ+5 3μ+3 ये आने वाला है। अब R पॉइंट निकालने के लिए इसको मैं इस प्लेन के इक्वेशन में डालूंगा। इस प्लेन के इक्वेशन में डाल दो भैया। जैसे डालोगे 2 टाइम्स x तो 2μ+4 माइनस माइनस प्लस म्यू -5 देन +3μ+3 इज इक्वल टू -4। यहाँ से आ जाएगा 3 1 4 2 6 6μ, 4 से 4 कट गया, सॉरी 4 से 4 नहीं कटेगा, ये तो 4 + 3 7 में से 5 गया 2 और उधर जाएगा तो -6, म्यू की वैल्यू आ गई -1। इसका मतलब आर का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा, आर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1, 6, 0। आर आ गया 1, 6, 0। क्यू आ गया है अपना 2, 5, 3। अब बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। तो हमने जो भी क्वेश्चन बोला गया तो वो हमने सॉल्व कर लिया। ऑप्शन को रीड कर लेते हैं। बोला लेंथ ऑफ पी क्यू इज √6। पी क्यू का लेंथ, पी क्या है अपना, पी था हमारा 1, 2, 3। तो पी क्यू का लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। क्यू हमारा इधर है, पी हमारा इधर है, तो 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 3 - 2 1 का स्क्वायर इज 1, तो √6 आ रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन इज राइट। फिर बोला द कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज 163, 160 आया है। थोड़ी देर के लिए तो अगर एग्जाम में रहेगा ना तो बच्चा सोचेगा यार मेरा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, 163 दिया हुआ है, यहाँ 16 मेरा 0 आ गया, मतलब कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या मैंने। लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा यार, हमने प्रॉपर से सॉल्व किया है तो हमें कॉन्फिडेंट रहना है। नेक्स्ट बोला सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर, पी को ध्यान से देखो, देन क्यू को ध्यान से देखो, आर को भी ध्यान से देखो। 1 एक्स कोऑर्डिनेट देखो, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4/3 आना चाहिए। वाई कोऑर्डिनेट 3, 3 + 5 8, 8 + 6 14, 14/3 आना चाहिए। देन जेड कोऑर्डिनेट 2, 2 + 3 5, 5 + 0 5, 5/3 आना चाहिए। तो सी ऑप्शन राइट हो गया। फिर बोला पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर √6 तो एक लेंथ आया हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट एक लेंथ निकाल लेते हैं आर क्यू का लेंथ। आर क्यू का लेंथ निकालेंगे 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 - 6 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 - 0 3 का स्क्वायर 9, तो √11 आ रहा है। एक लेंथ आ गया √11। आर क्यू का लेंथ आ चुका है। पी क्यू का लेंथ हमने पहले ही क्वेश्चन में निकाल लिया है। अब बचा पी आर का लेंथ। पी आर का लेंथ निकाल लेते हैं। 1 - 1 0, 6 - 3 3, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 2 - 0 2, 2 का होल स्क्वायर 4, √13 यहाँ दिया हुआ है √2। √2 नहीं चलेगा, ऑप्शन डी कटा। ओके, तो इसका मतलब आंसर इसका क्या आ गया, ए सी। सिंपल सा क्वेश्चन था यार, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। मतलब तुम्हें 2 पॉइंट निकालने थे, वो भी पॉइंट कैसे, तो लाइन एंड प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और कुछ नहीं। बस बेसिक फंडा ऑफ लाइंस एंड प्लेन्स अगर तुम्हें मालूम होता तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता। अगले सवाल पे मूव करते हैं। कोनिक्स का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है कभी कभी। बोला गया A1 B1 C1 with 3 points in the XY plane. Suppose that the line A1 C1 and B1 C1 are tangents to y square is equal to 8x. ठीक है, y square is equal to 8x तो एक सिंपल सा पैराबोला होगा अपना, बहुत ही सिंपल होगा क्या, हाँ सिंपल ही तो होता है। देखो ध्यान से, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, y square is equal to 8x। नाइस। अभी ध्यान से देखो, A1 C1 एंड B1 C1 मतलब C1 से पास हो रहा है A1 B1 और टेंजेंट है A1 एंड B1 पे। इसका मतलब A1 पे टेंजेंट एंड B1 पे टेंजेंट, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं C1 पे, C1 पे। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि C1 ये एक्स कोऑर्डिनेट पे है, आगे पढ़ के पता चल जाएगा।
वेयर ओ इज़ ओरिजिन, दिस इज 0,0 एंड C1 इज -4,0। जैसे ये -4,0 दिया, हमें तुरंत आइडिया लग गया कि ये फुल्ली सिमेट्रिक है यार, पूरा का पूरा सिमेट्रिक है। A1 जस्ट B1 के इधर होगा, तभी एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे मीट करता है, नहीं तो एक्स एक्सिस पे मीट ही नहीं करेगा दोनों टेंजेंट। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। उसके बाद ठीक है स्टेटमेंट पूछा गया है कुछ कुछ। तो लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OA1, A1B1, A1B1 C1 का ऑर्थो सेंटर, A1B1 C1 का कुछ कुछ पूछा गया है। इसका मतलब सारे कोऑर्डिनेट चाहिए, A1 का कोऑर्डिनेट निकाल लो, B1 का कोऑर्डिनेट निकाल लो एंड काम बन जाएगा। तो बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। कौन सा फॉर्मेट ले बताओ, तुम लोग ही सोचो। कुछ भी ले सकते हैं, TY इज इक्वल टू एक्स प्लस AT² ले सकते हैं। TY इज इक्वल टू एक्स प्लस AT² लेने से क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे होगा भाई, देखो अगर ये AT² टू AT है तो ध्यान से देखना, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट लिखूँ तो क्या आएगा? TY इज इक्वल टू एक्स प्लस AT²। ओके, अब ये पास किससे कर रहा है? -4,0 से, तो -4,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो T इंटू वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0 इज इक्वल टू एक्स, एक्स के जगह -4 प्लस AT², ए के जगह ये y² इज इक्वल टू 4AX होता है। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2, तो 2T²। ठीक है, तो 2T² की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। इसका मतलब T² की वैल्यू कितनी आ रही है? T2। तो T की दो वैल्यू आएगी, √2 एंड -√2 आनी भी चाहिए थी। यस, जैसे ये T को √2 कमा 2√2 आ गया तो ये A पॉइंट आ जाएगा, A1 एंड B1। AT² 2T² T² इज 2 कॉमा 2AT का मतलब हो गया AT² 2AT के फॉर्मेट से लिख दो अपने आप। AT² A की वैल्यू है 2, T² की वैल्यू है 2, तो 4 कॉमा 2AT 2A तो ऑलरेडी 4 है, 2A ऑलरेडी 4 है। T की वैल्यू अगर √2 ले तो 4√2। इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा फिर? 4, -4√2। AT² ये भी रहेगा, तो 4, -4√2। ओके, तो A1 B1 C1 सब कुछ आ गया। अब बोला लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OA1 O मालूम है अपने को 0,0। तो बताओ OA1 कितना आएगा? फटाफट बताओ। √अंडर 4 चौके 16 प्लस 4√2 का स्क्वायर, 16 दूना 32, तो ये कितना आ गया? 16 दूना 48। ठीक है, तो 18 कितना होगा बताओ जल्दी? 4√3 है क्या? हाँ 4√3 है, ए ऑप्शन राइट। फिर बोल लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट A1B1 का लेंथ जो आएगा 8√2 आएगा। A1B1 का लेंथ 4√2 प्लस 4√2 8√2 आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल A1B1 C1। अब देखो इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर चाहिए हमें, दोनों ऑप्शन में ऑर्थो सेंटर ही पूछा है तो बच गए हम, एक ही बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है यार, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। यस सर, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। OA1 का लेंथ C1A1 का लेंथ और C1B1 का लेंथ सेम आएगा। यस, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होने वाला है। यस, इसका मतलब ऑर्थो सेंटर तो इसी लाइन पे आएगा ऑन द एक्सिस, इसलिए दोनों पॉइंट ऑन द एक्सिस गिवन है। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब एक इक्वेशन तो मालूम हमें y इज इक्वल टू 0, हमें एक और अल्टीट्यूड पता चल जाए और काम बन जाएगा हमारा। एक और अल्टीट्यूड पता चल जाए और काम बन जाएगा। अल्टीट्यूड निकाल लेते हैं, किसका? स्लोप निकाले, स्लोप ऑफ B1 C1 निकाल लेते हैं। B1 C1 का स्लोप कितना आएगा? 0 -4√2 डेट इज़ 4√2 अपॉन -4 इज -8, 4 इंटू 2 तो ये आ रहा -1/√2। इसका मतलब हो गया इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना आएगा? इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आएगा √2 एंड पास कर रहा होगा A1 से, तो इक्वेशन आ जाएगा y -4√2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स x -4। इसको हमें सॉल्व करना है y इज इक्वल टू 0 के साथ, y की वैल्यू 0 डाल दो तो -4√2 इज इक्वल टू आ जाएगा √2 इंटू x -4, √2 काट दो, -4 इज इक्वल टू आ जाएगा x -4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू ऑलरेडी 0 थी, इसका मतलब 0,0 विल बी दी ऑर्थो सेंटर। तो डी ऑप्शन अपने आप कट गया। ओके, सो मेरे हिसाब से ये इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से हो सकता था। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 2 को कंप्लीट कर लिया एंड मुझे इन तीनों क्वेश्चन में सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो लगा वो है क्वेश्चन नंबर 5। मज़ा आ जाता है ऐसा क्वेश्चन देख के। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन है, इससे तुम्हें सीखने कुछ मिला होगा।
ठीक है। अगर नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट करके देखो। चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।